स्पेन वीजा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवानी हो या फाइल प्रोसीड करवानी हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम आपको ऐसे बताएंगे जिससे स्पेन का वीजा आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आसानी हासिल कर लें, आपकी रिजेक्शन कम हो जाए चांसेस और आपके पैसे भी जाया ना हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल सदीक ट्रैवल से और अगर आप भी स्पेन जाने के ख्वाहिशमंद है वीडियो को पूरा देखें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें आपका शेंगन वीजा स्पेन का वीजा हासिल करने में। अगर आज से कुछ महीने पहले की बात की जाए तो स्पेन की अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए जस्ट पासपोर्ट की कॉपी आप हमें सेंड करते थे और आपकी स्पेन की अपॉइंटमेंट बुक हो जाया करती थी। आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए था और स्पेन की अपॉइंटमेंट बिल्कुल फ्री थी। लेकिन बिल्कुल फ्री होने से मुराद ये भी नहीं है कि बिल्कुल अपॉइंटमेंट इसकी फ्री मिलती थी। अगर वीजा एम्बेसी की बात की जाए तो वहां से अपॉइंटमेंट इसकी फ्री थी, लेकिन स्लॉट्स कम होने की वजह से इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो ब्लैक में सेल हुआ करती थी। जब भी एम्बेसी इसकी अपॉइंटमेंट स्लॉट ओपन करती थी तो रश ज्यादा होने की वजह से एकदम से इसकी स्लॉट जो है वो बुक हो जाया करती थी। सो एक स्पेसिफिक टीम होती थी जो कि जस्ट अपॉइंटमेंट्स को ही डील करती थी और हम उनको डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते थे और उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक कर ली जाती थी। लेकिन अब कुछ सीन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब एम्बेसी ने इसके चार्जेस जो है वो लगा दिए हैं और अब आप अगर इसकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपके कार्ड से जो अमाउंट डिडक्ट होती है वो है 5300 रुपीज पाकिस्तानी में मैं बता रहा हूँ आपको। और इसके अलावा अब इस तरह से नहीं होता कि आप हमें पासपोर्ट भेजें और आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, बल्कि इसके लिए आपकी फेस डिडक्शन या एक वीडियो जो है वो वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद ही स्पेन की अपॉइंटमेंट बुक की जा सकती है। खैर, अगर अपॉइंटमेंट बुक करवाने का देखें तो अभी भी काफी तरीकाकार है जिससे अपॉइंटमेंट बुक हो सकती है विदाउट फिजिकल प्रेजेंस। हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप स्पेन के टूरिस्टिक वीजा से रेलिवेंट अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं, वर्क वीजा से रेलिवेंट अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट के सिलसिले में अगर आपने बुक करवानी हो स्पेन की तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपने अपनी फाइल प्रोसीड करवानी हो तब भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे कि किन लोगों को स्पेन का वीजा अप्लाई करना चाहिए ताकि आपके वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाएं और पैसे जाया होने के चांसेस कम हो जाए। क्योंकि डेफिनेटली जब भी किसी का वीजा अप्लाई होता है और बाज़ औक़ात वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो उस एप्लीकेंट को बड़ी तकलीफ होती है जिसने वो पैसे लगाए हों। इनिशियली तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है तो आप इसका वीजा अप्लाई मत करें टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। अगर चेकलिस्ट की बात की जाए तो वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। बहुत सारी पुरानी हमारी स्पेन की वीडियोस हैं जिनमें हमने बताया कि आप स्पेन का वीजा हासिल करने के लिए अगर एम्प्लॉय हैं या बिजनेसमैन है तो डॉक्यूमेंट्स आप किस तरह से असेंबल करेंगे या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब हम बात करेंगे किन लोगों को स्पेन का वीजा अप्लाई करना चाहिए। अगर चेकलिस्ट देखनी है तो हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देखें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपको चेकलिस्ट जो है वो स्पेन की मिल जाएगी। अगर तो आपकी 3 या 4 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री से मुराद ये नहीं होता। बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेंट आते हैं, वो क्या करते हैं एक ही रूट में मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, कंबोडिया या इन ऐसी कंट्रीज जो कि एशिया में उनके बॉर्डर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो उन कंट्रीज का एक ही राउंड ट्रिप लगाते हैं और फिर क्या करते हैं 6 महीने बाद जी किसी शेंगन कंट्री का वीजा अप्लाई कर देते हैं। ये एक टेक्निकल चीज है। अगर आप इस तरह से अपना वीजा प्रोसीड करेंगे तो आपका वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि जो रेगुलर ट्रैवलर है वो कभी भी इस तरह से नहीं करते। ऐसा भी नहीं कि आप 2 या 3 कंट्रीज का इकट्ठा ट्रैवल नहीं कर सकते। डेफिनेटली जिन कंट्रीज के बॉर्डर जो है वो साथ साथ हैं, आप बाय रोड भी उनमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो अमूमन सभी लोगों की यही कोशिश होती है कि कम पैसों में वो ज्यादा कंट्रीज का ट्रैवल कर लें और उनको बाय एयर भी ना जाना पड़े, बाय एयर वो मूव कर, बाय रोड वो मूव कर लें। इससे पैसे जो है उनके बच जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि एक दफा आपने 3 या 4 कंट्रीज का एक ही दफा में ट्रैवल कर लिया है उसके बाद आप शेंगन का वीजा अप्लाई कर लें। ये तरीकाकार गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक दफा 2 या 3 कंट्रीज का ट्रैवल करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा गैप दें। फॉर एग्जांपल आप 5 या 6 महीने का गैप देते हैं, उसके बाद किसी और कंट्री का ट्रैवल करें। 2 कंट्रीज का भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप तुर्की में जाते हैं, तुर्की के साथ आप साउथ अफ्रीका का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, या आप मोरक्को के साथ किसी और कंट्री को देख सकते हैं, यानी ताजिकिस्तान के साथ आप किर्गिस्तान को देख सकते हैं, उज्बेकिस्तान को देख सकते हैं। लोग जो है इसी तरह से अपने रूट को बनाते हैं। अगर आप 2 या 3 कंट्रीज का ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद आप गैप दें और फिर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद गैप देने के बाद फिर आप अगर शेंगन का वीजा अप्लाई करेंगे तभी आप रेगुलर ट्रैवलर काउंट होंगे और आपके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। सेकेंडली, बाज़ औक़ात लोग ये करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट 6 माह की चूंकि रिक्वायर्ड होती है तो 4 माह में उनकी ट्रांजैक्शन होती है, करंट बैलेंस पड़ा नहीं होता।
सो वो क्या करते हैं, आखिरी 2 महीनों में अपना बैलेंस एकदम से अप कर देते हैं, और अप करने से वो वीजा ऑफिसर को शो करवाते हैं कि हमारे पास बैलेंस मौजूद है, फाइनेंसिस मौजूद है कि हम अपने एक्सपेंस खुद बियर कर सके। ये तरीकाकार भी गलत है। अगर आप ये तरीका भी करेंगे तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। सो बेहतर तरीका क्या है, आप किस तरह से इसको कर सकते हैं? बेहतर तरीका यह है कि आप 6 महीने से प्रॉपर ट्रांजैक्शन तो करें, लेकिन आपका करंट बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप 15 लाख क्लोजिंग बैलेंस शो करवा रहे हैं, आप 20 लाख या 2 मिलियन बैलेंस शो करवा रहे हैं, तो आपके अकाउंट में पिछले 6 माह से 15 लाख के राउंड अबाउट बैलेंस होना चाहिए, ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप 5 महीने में तो 5 लाख बैलेंस रखें और छठे महीने में आप 15 से 20 लाख बैलेंस रख के अपनी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं और फिर अपना केस जमा करवा दें। ये भी कुछ वजह होती है जिससे आपका वीजा जो है वो स्पेन का या किसी भी शेंगन कंट्री का रिजेक्ट हो जाता है। तीसरी कुछ वजह यह भी है, आपको देखना पड़ता है कि किस वक्त कौन से कंट्री की वीजा रेशो कंपैरेटिवली अच्छी है, क्योंकि बाद का स्पेन की वीजा रेशो बहुत अच्छी हो रही होती है तो हम अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं आप स्पेन का वीजा अप्लाई कर लें। बाद का नीदरलैंड्स की या स्वीडन की या डेनमार्क की, जर्मनी की। सो इस तरह जो है वो चीजें केस टू केस वेरी करती हैं। सेकेंडली, जर्मनी और फ्रांस का चूंकि इंटरव्यू बेस्ड वीजा है तो हम उन लोगों को सजेस्ट करते हैं जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छी होती हैं। लेकिन स्पेन के लिए ना तो आपको कहीं पे जो है इंटरव्यू देना पड़ेगा, ना इंटरव्यू कॉल आएगी, ना आपको एम्बेसी में बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। हाँ, ये है कि आप बीएलएस में जाते हैं अपनी अपॉइंटमेंट के दिन और आप जाके केस सबमिट करवाते हैं, कोई ऐसे प्रॉपर इंटरव्यू आपका नहीं होता। सेकेंडली, आपका एनटीएन जो है वो पुराना होना चाहिए। बाज़ का लोग क्या करते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बना ली उसने, उन्होंने 4-5 ममालिक की, और फिर उन्होंने अपना एनटीएन बनाया और फिर बैंक स्टेटमेंट लगा के उन्होंने फ्रेश एनटीएन पे अपना वीजा अप्लाई कर दिया। तो ये भी तरीकाकार गलत है। आपका एनटीएन कम से कम 1-1.5 साल पुराना होना चाहिए या इससे भी ज्यादा पुराना होना चाहिए। जितना पुराना आपका एनटीएन होगा, आपके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। उसकी वजह यह है, वीजा ऑफिसर देखता है कि आप अपना काम जो बिजनेस जो है वो कर रहे हैं वो काफी पुराना है, 4 या 5 साल पुराना है, आपके बिजनेस टाइज काफी अच्छे हैं, आपके बैलेंस अकाउंट में काफी अच्छा है। सेकेंडली, अगर आपका एनटीएन बना है तो चैम्बर का सर्टिफिकेट भी कोशिश करें अब साथ लगा लिया करें, इससे आपकी वीजा रेशियो जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। एक वीडियो में अगर मैं सारा कुछ बताने लगूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, अगर आप स्पेन का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, पहले 3 या 4 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री बना लें गैप के साथ, बैंक स्टेटमेंट अपना बैलेंस मेंटेन रखें, आपका एनटीएन पुराना होना चाहिए, चैम्बर का सर्टिफिकेट बना लें। इसके साथ आप एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर या उन प्रॉपर्टी की एवेल्युएशन करवा कर भी आप लगा सकते हैं। सो अगर आप अपने केस को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे, अच्छे तरीके से प्रोसीड करेंगे, तो डेफिनेटली स्पेन का वीजा आपका लग जाएगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते हैं, फौरन से आप फ्रेश पासपोर्ट पर टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से शेंगन का वीजा अप्लाई कर देते हैं, तो ये तरीका गलत है। ये बात हरगिज नहीं है कि फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा नहीं लग सकता। कुछ हमारी गुज़िश्ता वीडियोस हैं आपने देखी होंगी, उसमें फ्रेश पासपोर्ट पर भी शेंगन का वीजा लगा है, लेकिन वो टूरिस्टिक वीजा नहीं होता। वो उन लोगों के लिए हम प्रोसीड करते हैं जिनका कोई ब्लड रिलेटिव वहां पर मौजूद हो लॉन्ग टर्म वीजा पे, या उन्हें जो है टेम्परेरी परमानेंट परमिट वहां का मिल गया हो। तो वो क्या करते हैं, इन्विटेशन भेजते हैं, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन शो करते हैं, अपनी जॉब वगैरह का प्रूफ शो करते हैं, अपने ब्लड रिलेटिव को इनवाइट करते हैं, या उनके बच्चे को माइनर हो जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको बुलाते हैं, तो डेफिनेटली फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीजा लग जाता है। लेकिन टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आप फ्रेश पासपोर्ट पर इसका वीजा अप्लाई ना करें अगर आपका एनटीएन फ्रेश है और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्पेन से रेलेवेंट इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता सका, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमेशा की तरह हम आपको वैलिड और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।